नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज बच्चों, आपका जो सेकंड पेपर है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, उसमें से भारत की संघीय कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। आरंभ में ही मैंने आपको बता दिया था कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण यहाँ कार्यपालिका का स्वरूप दोहरा है, जिसमें एक नाम मात्र की कार्यपालिका है और एक वास्तविक कार्यपालिका है। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। भारत में देखिए, संविधान में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति जो है वो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये संविधान के अनुच्छेद 52-53 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अध्याय 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति की पदस्थिति, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, पदावधि आदि का वर्णन किया गया है। संविधान में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। वास्तव में भारतीय राष्ट्रपति का अलंकारिक महत्व है। अमेरिकी राष्ट्रपति की भांति वो वास्तविक शक्तियों का उपभोग नहीं करता, अपितु उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट से अधिक मिलती जुलती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो कि ब्रिटिश संविधान में वहाँ के सम्राट की है। वो राज्य का प्रधान है, इसलिए वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र का प्रतीक है, लेकिन प्रशासन में उसका स्थान औपचारिक प्रधान का है। अब राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं संविधान में निर्धारित की गई है, देखिए। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता के मापदंड निर्धारित किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति तब निर्वाचित हो सकता है जब वो पहली बात भारत का नागरिक हो, दूसरी बात वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरी बात वो लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। संविधान के अनुसार संघ या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय सरकार के अधीन वो लाभ के पद पर कार्य ना कर रहा हो। यदि वो केंद्रीय या राज्य विधानमंडलों का सदस्य है तो त्यागपत्र दे दे। यदि वह अन्य किसी लाभ के पद पर हो तो त्यागपत्र दे दे। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम 50 सांसदों या विधायकों के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। इतनी ही संख्या में सांसदों या विधायकों द्वारा उसके नाम का अनुमोदन किया जाता है और राष्ट्रपति को जो है 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करानी पड़ती है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होगा। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा? पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए, आपको जब हम भारतीय संसद पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि संसद में कुछ सदस्य मनोनीत भी किए जाते हैं, जैसे लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते, केवल दोनों सदनों के राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं।
इसी तरीके से राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पौंडीचेरी संघ राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है। कुल वैध मतों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। साधारण बहुमत चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। निर्वाचित होने के लिए कोटा निर्धारित किया गया है और वह वैध मतों के आधे से एक अधिक होता है। निर्वाचक मंडल के सदस्य जो हैं राष्ट्रपति का चुनाव करते समय अपनी वरीयता जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में संविधान के द्वारा ये प्रयास किया गया है कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों में एकरूपता हो तथा संघ व राज्य के प्रतिनिधियों के बीच भी समता हो। 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य इस प्रकार हैं: संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का निर्वाचन मतों की साधारण गणना से नहीं होता है। सदस्यों के मतों का मान निकाला जाता है, वैल्यू निकाली जाती है और उसके लिए एक फार्मूला निश्चित किया गया है जो इस प्रकार से है: राज्य तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मान इस पद्धति से निकाला जाता है: राज्य की जनसंख्या बटा राज्य या संघीय क्षेत्र विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या भाग 1000। देखिए बच्चों, ये आपको जब हम क्लासरूम टीचिंग कराएंगे उस समय जब समझाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फ़िलहाल आप इस PDF को पढ़कर इस वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। संसद सदस्यों के मतों का मूल्य इस प्रकार निकाला जाता है: राज्य व संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का कुल योग बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ये दो तरीके हैं जिसमें एक के माध्यम से राज्य विधानसभाओं के मतों का मान निकाला जाता है और दूसरे संसद सदस्यों के मतों का मान निकाला जाता है। अब बच्चों, राष्ट्रपति जो है वस्तुतः वो व्यक्ति चुना जाना चाहिए जिससे संपूर्ण राष्ट्र का समर्थन और सम्मान प्राप्त हो। इसीलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष पद्धति से किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति को वयस्क मताधिकार के आधार पर यदि निर्वाचित करते तो राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का अधिकारी हो जाता और राष्ट्रपति को वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाने के पश्चात यदि उसे वास्तविक शक्तियाँ नहीं दी जाती तो ये असंगतपूर्ण होता। इसलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का त्यागपत्र और महाभियोग के संबंध में निर्देशित किया गया है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। समय से पूर्व वो त्यागपत्र दे सकता है या मृत्यु होने के कारण उसका पद रिक्त हो सकता है या राष्ट्रपति किसी गंभीर राजद्रोह के आरोप में महाभियोग के द्वारा हटाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर लगाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को प्राप्त है। राष्ट्रपति पद की शपथ राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। राष्ट्रपति पद पर होने के कारण उन्हें विशेष उन्मुक्तियां प्राप्त है। अपने पद पर रहते हुए जो भी कार्य राष्ट्रपति करते हैं उनके लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता।
राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं वो दो प्रकार की हैं, एक शांतिकालीन शक्तियां और एक आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों की। देखिए, शांतिकालीन शक्तियों में सबसे पहली है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, दूसरी राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति, तीसरी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ और चौथी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में सबसे पहली बात जो आती है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति करे, लेकिन वास्तव में संसदीय लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसे राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करती है, और प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मंत्रिमंडल में किन मंत्रियों को शामिल करना है इसकी सूची राष्ट्रपति को प्रदान की जाती है, और राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में नियुक्ति करता है, शपथ दिलवाता है। प्रधानमंत्री से मंत्रिमंडल के निर्णयों को जानने का अधिकार राष्ट्रपति रखता है, अर्थात राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ये कह सकता है कि मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली के बारे में उसे अवगत कराया जाए। केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अर्थात जितने भी केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं उनका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति के नाम से राज्यपाल वहाँ का शासन अधिकारी होता है। राज्यों को निर्देशित और नियंत्रित करना, विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करना राष्ट्रपति का कार्य है। सशस्त्र सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दूसरी है राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियाँ। इसके अंतर्गत संसद के सत्रों को आहूत करना, सत्रावसान करना और भंग करना, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, संसद के सदस्यों को संदेश भेजना, राज्यसभा में बाहर के 12 विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन करना, लोकसभा में यदि एंग्लो इंडियन समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता तो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन करना, विधेयकों को कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए आवश्यक रूप से प्रस्तुत होना, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करना, कुछ विधेयकों को संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर लेना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक भी राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे जा सकते हैं। ये सारे कार्य राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों में आते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदनों को लोकसभा में प्रस्तुत करना, लोकसभा के स्पीकर का पद रिक्त होने पर उसकी अस्थायी व्यवस्था करना आदि कार्य राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों में है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, इसमें है सरकार का वार्षिक और पूरक बजट प्रस्तुत करवाना, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना, देश की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होना, वित्तीय आयोग को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति का होना, आयकर से होने वाली आय को केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित करने का अधिकार। चौथा है न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं, जैसे अपराधी को क्षमादान करने या उसके अपराध को उसके दंड को कम करने का अधिकार, सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार, किसी भी प्रस्तावित विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय भेजकर उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। ये राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां हैं। ये शक्तियां
राष्ट्रपति जो है वो केवल सैद्धांतिक रूप से इनका उपयोग करता है, वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा और उसके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। सबसे पहली है राष्ट्रपति की राष्ट्रीय संकट के समय आपातकालीन शक्ति। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन स्थिति की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कर सकता है। ऐसी उद्घोषणा होने पर प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल दोनों की लिखित परामर्श के पश्चात ही ऐसी उद्घोषणा की जा सकती है। उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है, जिसकी पुष्टि 1 माह में हो जानी चाहिए। यदि राष्ट्रीय संकट की स्थिति लागू हो जाती है, इसकी उद्घोषणा हो जाती है, तो समस्त व्यवस्थाएं जो हैं वो राष्ट्रपति के अधीन हो जाती हैं। 1962 के चीन आक्रमण के समय, 1971 के पाकिस्तान आक्रमण के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण इस तरीके की स्थिति पैदा हुई थी। आपातकाल की स्थिति लागू होने पर देखिए कुछ स्थितियां अलग हो जाती हैं, जैसे अनुच्छेद 19 के द्वारा वर्णित नागरिकों की मूल स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती हैं। अनुच्छेद 32 को भी स्थगित कर दिया जाता है। राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघीय कार्यपालिका का हो जाता है। राज्य की कार्यपालिका को निर्देशित करने का अधिकार हो जाता है। संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों में परिवर्तन का अधिकार भी हो जाता है। संसद का कार्यकाल ऐसी स्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति की दूसरी जो आपातकालीन शक्ति है वो है संवैधानिक संकट। राज्यपाल के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन या अन्य माध्यम से राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि किसी राज्य की प्रशासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रही है, वहाँ पर संविधान के अनुरूप प्रशासन चलाना कठिन हो रहा है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक संकट की घोषणा कर सकता है। आपातकाल 6 महीने तक जारी रह सकता है। यह अवधि 6-6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है और कुल 3 वर्ष तक यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति में जिस भी राज्य में ये संकट पैदा होता है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की स्थिति राज्य से बदलकर केंद्र शासित प्रदेश कर दी है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है, उस स्थिति में राज्य की विधान सभा की शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय संसद द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय की शक्तियों को छोड़कर अन्य सभी शक्तियां केंद्र अपने हाथ में ले लेता है। राज्य के किसी भी अधिकारी की कार्यकारिणी शक्ति ले ली जा सकती है। लोकसभा की बैठक नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय करने का आदेश दे सकता है। विधानसभा को भंग या निलंबित किया जा सकता है। संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्थगित की जा सकती है। तीसरी जो राष्ट्रपति की आपातकालीन स्थिति है वो है वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 के तहत यदि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। ये घोषणा आरंभ में 2 महीने तक ही रहती है। संसद द्वारा बहुमत होने पर इसको बढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य को वित्तीय विषयों पर आचरण करने के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी सेवाओं के वेतन में कटौती की जा सकती है, लेकिन अभी तक
वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। संविधान में जब से बना है तब से लेकर अब तक वित्तीय आपात की घोषणा एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को पढ़ने के बाद आपको ये स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रपति जो है वो सैद्धांतिक रूप से बहुत शक्तिशाली दिखाई देता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति जो है इन शक्तियों का प्रयोग जो है वो सिद्धांत तय करता है। वास्तविक रूप से इनका प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। धन्यवाद बच्चों, आज का ये टॉपिक समाप्त होता है।